प्यारे बच्चों नमस्कार। गणित कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं का हम अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का रिवाइज करना आवश्यक रहेगा, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जैसा कि हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, और इन प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो जो अभी हमने प्राकृत संख्याएं देखी, प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं भी 1, 2, 3, 4, 5 ... और इनमें 0 अगर और शामिल कर दें। प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को और सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वो कहलाती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं, और यदि माइनस की संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाएं तो वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं माइनस या ऋणात्मक, धनात्मक और 0, इन सभी के सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हों। P और Q पूर्णांक ना हो, अर्थात जहां Q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी
प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं और पूर्णांक संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे 3/2 हमारी परमेय संख्या है, जहां 3 p और 2 q है, या 3 अंश 2 हर 7/4 ये भी एक परमेय संख्या है, जहां 7 p और 4 q को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ जैसे प्राकृत संख्या 5 ले लें, 5 भी हमारी प्राकृत संख्या के साथ परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे q नहीं है। जिस संख्या के नीचे कुछ ना हो वहां हम 1 मान सकते हैं। हमारी शर्त है कि q शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात जैसे 4/0, यहाँ q 0 के बराबर आ गया है। यह परमेय संख्याओं की शर्त को पूरा नहीं करता है, अतः यह परमेय संख्या नहीं है। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें। वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जो पाई का मान हम रखते हैं 22/7, यह मान 22/7 एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। पाई का यह एक्चुअल मान नहीं है, यह उसका लगभग मान होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा अध्याय है वास्तविक संख्याएं, जो हमारे अध्याय का नाम भी है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो समझ में आया, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय। यदि इनको हम एक समूह में ले लें, इन सभी की गणना एक साथ करें तो यह कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, जिनमें परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय। इनके एकत्रित समूह को कहते हैं हम परिमेय वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को समझने के बाद हम अध्ययन करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसमें प्रमेय का को पहले समझेंगे। आखिर प्रमेय का किसे कहते हैं?
प्रमेय का। इसको अंग्रेजी में हम लेमा बोलते हैं, लेमा। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य दूसरे समूह कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण का सहारा लेंगे, जिससे आसानी से समझ में आएगा। 19 और 4। 19 हमारा बड़ा है 4 से, 4 का भाग देंगे हम 19 में। 4 चौक 16, 3। यहाँ देखेंगे, जब जांच करेंगे 19 बराबर 4 गुणा 4 प्लस 3। यहाँ हम देखते हैं कि शेष जो हमारा होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा ही शेषफल भागफल से छोटा होता है, भागफल से हमेशा छोटा होता है। और अच्छे से समझने के लिए अब 19 और 4 की जगह मैं 2 संख्याएं लूंगा, a और b, जहां a b से बड़ी है, अर्थात a बड़ा है b। अब b का a से भाग करेंगे, b का a से भाग करेंगे तो माना ये q बार जाता है और r शेषफल प्राप्त होता है। यदि हम b को a से भाग देंगे तो अद्वितीय रूप से हमें 2 संख्याएं प्राप्त होंगी, भाजक q और शेषफल r। अब हम इसको भी लिख सकते हैं, a बराबर b गुणा q प्लस r। a बराबर b गुणा q प्लस r, जहां 0 छोटा होगा या बराबर होगा, 0 छोटा होगा या बराबर होगा हमारे शेषफल से, यानी 3 से 0 छोटा होगा, और जो हमारा शेषफल है r वह छोटा होगा हमारे भाजक से, वह छोटा होगा हमारे
भाजक से। भाजक क्या था हमारा, तो हमने देखा कि शून्य छोटा होगा r शेषफल से और r शेषफल छोटा होगा हमारे भाजक से। ये देखें तो शून्य हमारा छोटा है r से, ये हमारा शेष है, शून्य इससे छोटा है और यह शेष हमारे भाजक से क्या है, छोटा है। तो a बराबर b गुणा q प्लस r, जहाँ शून्य छोटा है या बराबर होगा r से, लेकिन r हमेशा ही छोटा होगा b अर्थात भाजक से। अब जो ये हमें कथन प्राप्त हुआ है, यह कथन ही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यह कथन ही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझने से पहले हम एल्गोरिथ्म को समझेंगे। एल्गोरिथ्म को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई विधि के चरण या स्टेप्स को हम एल्गोरिथ्म कहते हैं। किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर जो हम विधि अपनाते हैं, उस विधि को ही हम एल्गोरिथ्म के रूप में समझ सकते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को संपूर्ण रूप से समझेंगे कि दो धनात्मक संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं, उस विधि के चरण ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं, उस विधि के चरण ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाते हैं।